हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। कंप्यूटर जीके की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये 16वां वीडियो है। लगातार ये वीडियो आ रहे हैं मेरी तरफ से। 15 वीडियो आ चुके हैं जिसमें कि मैं हर वीडियो में 25 क्वेश्चंस कंप्यूटर जीके के लेके आ रहा हूं। और इस 16वें वीडियो में भी अगले 25 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। और वो सभी परीक्षार्थी जो कि यूपीएससी, एमपीपीएससी, आरबीआई, बैंक पीओ, व्यापम्स और अन्य सभी एग्जाम्स, चाहे वो स्टेट पीएससी के एग्जाम हो, सब में कंप्यूटर जीके के क्वेश्चंस आते हैं। 5 से लेके 10 क्वेश्चंस इन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट जीके सीरीज जो कि मैं आपके सामने लेके आया हूँ, लगातार चल रही है। हर रोज एक वीडियो में कंप्यूटर जीके पर लेकर आ रहा हूँ। तो लगातार मेरी इस वीडियो को देखें। ये 16वां पार्ट है जिसमें कि अगले 25 क्वेश्चंस हैं। तो लगातार मेरी इस सीरीज को, जिसमें कि मैंने कंप्यूटर जीके के पूरे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो लगातार देखने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट आप सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। और उसके लिए आपको रेडियो बटन, सब्सक्राइब बटन जैसे ही क्लिक करेंगे, ऑल का एक ऑप्शन आएगा, देन दैट यू हैव टू क्लिक फॉर द ऑल नोटिफिकेशंस। तो जिससे कि आपको जितने भी वीडियोस मैं बनाऊंगा उन सभी के नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलेंगे और लगातार आप मेरी कंप्यूटर जीके की सीरीज से जुड़ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये 16वां वीडियो जिसमें कि मैंने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्यूटर जीके के कवर किए हैं। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। एक वेब संसाधन का उपयोग करने के लिए एक पूर्ण यूआरएल के पहले का भाग कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जो वेब यूटिलिटीज हैं, ठीक है ना, उसका मैं जो कि उसका यूआरएल होता है, जो सिंटैक्स होता है, उसको कंप्लीट करने के जो पहले भाग को क्या कहते हैं? पता, नेम, लोकेशन या फिर प्रोटोकॉल। तो इसमें से जो सही आंसर है वो कौन सा है? तो बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर। जो वेब संसाधन है कि वेब यूटिलिटीज जो होती हैं उसमें एक पूर्ण जो कंप्लीट यूआरएल होता है, ठीक है ना। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये जो होता है उसका पहले भाग को बोलते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है ना, जो कि स्टार्टिंग में होता है HTTP, ठीक है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका पी का भाग जो है उसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। किसी भी वेबसाइट को शुरू करने से पहले इसका जो सिंटैक्स होता है वो HTTP:// फिर उसके बाद में www.xyz.com, इस तरीके से होती है वेबसाइट। तो उसमें जो पहला भाग होता है उसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों, ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि अन्य जितने भी परीक्षार्थी हैं वो मेरी इस सीरीज से जुड़ सकें और मेरे सारे वीडियो कंप्यूटर जीके के देख पाएं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, ई व्यापार बुनियादी ढांचा खालिस्तान को संदर्भित करता है। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, ई व्यापार नेटवर्किंग, ई व्यापार एप्लीकेशंस, ई व्यापार क्लाइंट सर्वर वातावरण यानी क्लाइंट सर्वर क्लाइमेट, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर, और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा? तो देखिए, जो ई व्यापार का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ये तीनों ही काम आते हैं, यानी कि इसका जो चौथा आंसर है वो बिल्कुल सही है। देखिए, ई व्यापार नेटवर्किंग, ई व्यापार एप्लीकेशन और ई व्यापार जो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी होती है उसका भी उपयोग होता है। तो ऑल दीज थ्री आर ट्रू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इंटरनेट खालिस्तान है, क्या है इसमें? एक स्थानीय कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर का एक विश्वव्यापी वेब नेटवर्क, कंप्यूटर का एक परस्पर नेटवर्क या कंप्यूटर का एक विश्वव्यापी वेब परस्पर नेटवर्क जो कि आपस में संवाद करने के लिए एक सामान्य प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो इसमें से जो आंसर है वो कौन सा है? तो दिस इज द करेक्ट आंसर, डी पार्ट इज द करेक्ट पार्ट। ठीक है ना, क्या है ये? कंप्यूटर का एक विश्वव्यापी वेब परस्पर नेटवर्क जो कि आपस में संवाद करने के लिए एक सामान्य प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, यह है इंटरनेट। ठीक है ना, तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द इंटरनेट। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया चौथा, इंटरनेट के लिए खालिस्तान की आवश्यकता है। कौन सा ऑप्शन है आपके इस सामने? कौन सा सही होगा? कंप्यूटर को जोड़ने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौते की, एक स्थानीय नेटवर्क की, या कंप्यूटर के बीच संवाद के लिए सामान्य रूप से सहमत नियमों की सेट की, या फिर विश्वव्यापी वेब की। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है? देखिए, इंटरनेट के लिए कौन सा साधन
की आवश्यकता पड़ती है कंप्यूटर के बीच में एक सामान्य रूप से जो नियम होते हैं उनको सेट करने की। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इसको आपको रटना है, इसी तरीके से इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट में कंप्यूटर के बीच में जो संवाद होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, जो कम्युनिकेशन होता है उसको यहाँ पे स्थापित करने की जरूरत पड़ती है। तो दिस इज द करेक्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया चौथा, आईपी पता इस समय खालिस्तान क्या है? 4 बाइट लंबा है, बहुत आयत में उपलब्ध है, 6 बाइट लंबा है, या फिर निश्चित नहीं किया जा सकता। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो वो है ए इज द करेक्ट आंसर। जो आईपी एड्रेस होता है वो 4 बाइट का होता है। ठीक है ना, ये रट लेना है आपको, बिल्कुल याद करना है, 4 बाइट का होता है एक आईपी एड्रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर अपराध और पुराने कंप्यूटर और अपराध के नई तरीकों में वृद्धि के क्या कारण है? कंप्यूटर और इंटरनेट तथा उसकी सेवाओं की का जो विस्तार है, उसकी प्रयोग में जो वृद्धि हुई है वो है इसका कारण, या फिर कंप्यूटर अपराध का पता लगाने के लिए नई सुरक्षा तरीके हैं, या फिर नए सॉफ्टवेयर का निर्माण, या विश्वव्यापी जो वेब है, इंटरनेट है, वो इसका रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए इसका जो ए है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, कंप्यूटर और इंटरनेट तथा उसकी सेवाओं का जो विस्तार है, उसका जो प्रयोग हुआ है उसमें जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, इस कारण से कंप्यूटर अपराध और पुराने कंप्यूटर, क्योंकि पुराने कंप्यूटर भी उसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में लूप होल्स होते हैं, इस कारण से इसमें ये अपराध बढ़ते हैं और अपराध के तरीकों में जो वृद्धि हुई है, इस कारण से ये सब जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, ई वाणिज्यिक यानी कि ई बिजनेस, जिसमें उपभोक्ता द्वारा शुरू की गई और बिजनेस में लक्षित की गई व्यावसायिक जो एक्टिविटीज होती हैं वो शामिल है, किस चीज में शामिल है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? व्यापार से व्यापार यानी कि B2B, C2C, C2B या फिर B2C। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है B2C। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको इसके बारे में आंसर क्वेश्चन बनाया था, थोड़ा सा अलग हटके था, और इसका क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके, यानी कि क्वेश्चन का इसमें पैटर्न बदल गया है, बाकी क्वेश्चन का आंसर वही है इसमें। अगला क्वेश्चन आ गया, ब्रांडेड कनेक्शन के लिए कम से कम कितने बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है? जो ब्रांडेड कनेक्शन होता है 28 kbps, 256 kbps, या फिर 512 kbps, या फिर 2448 kbps। जो ब्रांडेड होता है कि किसी पर्टिकुलर ब्रांड का कोई कंपनी होती है, कंपनी लेवल पर जो एक बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती है, तो उसमें कितने kbps की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, ब्रांडेड कनेक्शन जो लिया जाता है तो कम से कम मिनिमम जो बैंडविड्थ होती है वो कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 256 kbps की जो बैंडविड्थ होती है वो मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगला क्वेश्चन आ गया, मॉडेम का मतलब है मेमोरी डी माइग्रेटाइजेशन, या फिर मॉनिटरी डिवैल्यूएशन एक्सचेंज मैकेनिज्म, या फिर मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, या फिर मॉनिटरी डिमार्केशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो इसका आंसर है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है ना, अगर मॉडेम में जो कार्य होते हैं, जो मॉडेम है, मॉडेम किसी भी सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है और उसके बाद में डीमॉड्यूलेट करता है। तो दिस इज द सिग्नल प्रोसेस ऑफ द मॉडेम। ठीक है ना, और इसी कारण से ये डेटा सीधे वेब के थ्रू, ठीक है ना, वेब के थ्रू ये वेव मतलब के तरंगों के थ्रू ये फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर डेटा रिसीव होता है। ठीक है ना, किसी भी डेटा को मॉड्यूलेट करके और डीमॉड्यूलेट करके वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजता है। ठीक है, दोस्तों आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए एक फ्री प्लान, जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा, और साथ ही साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक विद द डाउट क्लियरिंग। ठीक है ना, फ्री वीकली मॉक टेस्ट, फ्री लाइव क्विज जो कि 20,000 से ज्यादा रहेंगी, और साथ ही साथ में आपको मिलेंगे 20 फ्री लाइव क्विजेस। इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप, और मेरा जो रेफरल कोड है हरदयाल कुशवाहा उसको यूज करें और इस फ्री प्लान को अनलॉक करें। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए एक मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं?
तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें आपको मिलेंगे लाइव मॉक टेस्ट एंड एक्सेस मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ जो भी मॉक टेस्ट हैं उनका, जो कि पिछले महीने ही लाए हुए हैं। और यही नहीं, टॉप 3 जो रैंकर्स होंगे उनको मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के लिए एकदम परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ आप अपने प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से अपने बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत ही जल्दी शुरू हो रहे हैं। आप अपनी प्रिपरेशन में जहां भी हैं, आपको बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी सब्सक्रिप्शंस के बारे में और इन सभी बैचेस के बारे में। जो भी विद्यार्थी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं, ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी लेकर आया है 60 डेज का क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू सीरीज प्रैक्टिस के लिए। थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज जो लाइव एमसीक्यू सीरीज है वो रात में होगी। और साथ ही साथ में आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स और पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। और उसके साथ में आपको मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट विथ लाइव टेस्ट पेपर एनालिसिस ऑन एवरी वीकेंड। यह बैच स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी को, तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को पक्की करें। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू का रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन बैच कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज का रिवीजन होगा और हर क्लास के बाद में आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। यह बैच भी स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से, तो ज्वाइन करने में बिल्कुल भी देरी ना करें। और इसका जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडेंस चाहते हैं? तो मैं आपके लिए फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए रिकमेंड करूंगा, जो कि स्टार्ट हो रहा है 19 जनवरी से। यह 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव क्लासेस विथ टॉप एजुकेटर्स, साथ ही साथ आपको मिलेगा पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्विज। इस कोर्स का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप अपने सपने साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आप अपना रिवीजन अपनी स्पीड में चाहते हैं और रिवीजन आपका पहले से चल रहा है? तो आप अपने रिवीजन के लिए रिकॉर्डेड रिवीजन बैच ज्वाइन करें। संपूर्ण ज्ञान में आपको सारे रिकॉर्डेड रिवीजन सेशन मिलेंगे, जहां आपको आपके पेस के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं और साथ में आपका डाउट भी आप क्लियर कर सकते हैं। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इस बैच को ज्वाइन करें और एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक कदम और आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए बस आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना जो गोल है एमपीपीएससी एंड व्यापम चूज करना है। और प्ले प्लस सब्सक्रिप्शन में जाकर आप मन चाहे जो भी कोर्सेस हैं उसमें आप एनरोल करें और गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको आपको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का फीस में डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, उसको आपको एंटर करना है। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी एंड व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया, अपने नेट की उपयोग की गति को खालिस्तान द्वारा परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, मेगाहर्ट्ज, मेगाबाइट, रैम या फिर केबीपीएस। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? अभी जो नेट है, इंटरनेट आपके पास में चल रहा है, तो उसकी स्पीड को अपन किस में चेक करते हैं? तो वो है मेगाबाइट, एमबी में। ठीक है ना, एमबी में लेटेस्ट जो अभी टेक्नोलॉजी आई है उसमें जो नेट की स्पीड है वो मेगाबाइट में यानी कि एमबी में
टेस्ट की जाती है। 40 Mbps, 100 Mbps, इस तरीके से स्पीड अभी अपन को Mbps, ठीक है ना, मेगाबाइट पर सेकेंड, ठीक है ना, ये पर सेकेंड है, ये है इसका आंसर, ठीक है। और या फिर 100 Mbps, मेगाबाइट पर सेकेंड, इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। पहले जब स्टार्ट हुआ था अपना इंटरनेट, जब उसकी स्पीड स्टार्टिंग में ये kbps में होती थी, किलोबाइट पर सेकेंड में, लेकिन अभी आधुनिक तकनीकी के कारण, ठीक है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और अपडेशन के कारण इसमें जो स्पीड है, स्पीड में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है और जबरदस्त स्पीड के साथ में यू कैन अपलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी हो सकता है, ठीक है ना। डाउनलोड की स्पीड ज्यादा होती है कंपैरेटिवली अपलोड से। अगर डाउनलोड की स्पीड 40 kbps है, mbps है, तो अपलोड की स्पीड 10 से 12 mbps होगी। इतना डिफरेंस आता है इसमें, ठीक है। तो दिस इज द मेन फैक्टर अबाउट द नेट स्पीड, ओके। अगला क्वेश्चन आ गया, हाल ही में खोले गए पृष्ठों और चित्रों को स्टोर करने के लिए एक वेब ब्राउज़र द्वारा उपयोग की गई अस्थायी स्टोरेज की जगह को क्या कहते हैं? जो कोई भी अपन अगर वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं और उसमें कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं या फिर कोई पिक्चर को ओपन करते हैं, तो उसको स्टोर जो अस्थायी यानी कि टेम्परेरी स्टोरेज किसमें होता है, ये इसमें पूछा गया है। कैशे में, सेलर में, नीच में या फिर वेब स्पेस में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कैश, ठीक है ना। कैश में ये टेम्परेरी स्टोरेज करता है कंप्यूटर, ठीक है ना। देन उसके बाद में ये जैसे ही उस पर्टिकुलर चित्र को या वेब ब्राउज़र को उसको क्लोज करते हैं, जैसे ही क्लोज करते हैं, ठीक है ना, ये कैश से उस मेमोरी को रिलीज कर देता है, वो रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज द मेन फैक्टर अबाउट द पर्टिकुलर मेमोरी। कैशे में यही होता है, कैसे रिलीज होता है, कैशे में पर्टिकुलर वेबसाइट या पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन है वो स्टोर होता है और उसके बाद में जैसे उसको बंद करते हैं तो वो वहां की मेमोरी को रिलीज करते हैं। मतलब फॉर द टेम्परेरी स्टोरेज वी कैन यूज कैश एज ए स्टोरेज डिवाइस, memory as a memory, we can say that, okay। अगला क्वेश्चन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक नगद भुगतान में खाली स्थान, ये ऑप्शन आपके सामने है। एक डेबिट कार्ड भुगतान प्रणाली प्रयोग की जाती है, एक उपभोक्ता कोई इलेक्ट्रॉनिक सिक्का खरीदता है जो कि सिक्का जारी करने वाले बैंक द्वारा डिजिटल तरीके से हस्ताक्षरित होते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड भुगतान प्रणाली प्रयोग की जाती है, या फिर लेन देन में RSA क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग होता है या फिर की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बी वाला, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस वन इज द करेक्ट, ठीक है ना। उपभोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक जो नगद भुगतान होता है, ठीक है ना, उस नगद भुगतान में, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। एक उपभोक्ता कई इलेक्ट्रॉनिक सिक्के, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिक्के खरीदता है और सिक्के जारी करने के लिए बैंक द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर तरीके से हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल के लिए प्रयोग होती है क्या? क्रेडिट कार्ड भुगतान, चेक भुगतान, इलेक्ट्रॉनिक नगद भुगतान या इंटरनेट सेवाओं के लिए छोटी मात्रा का भुगतान। तो कौन सा आंसर इसका सही है? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है ना, उसका जो प्रोटोकॉल होता है उसमें किस चीज का उपयोग होता है? तो वो है क्रेडिट कार्ड भुगतान, सिक्योर्ड ट्रांजैक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन आ गया, EFT का फुल फॉर्म क्या है? EFT, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉनिक फजी ट्रांसफर। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी वाला, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, F फॉर फंड एंड T फॉर ट्रांसफर। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ EFT, ओके। अगला क्वेश्चन आ गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलने का सही क्रम क्या है? अगर विंडोज सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर कोई ओपन करता है तो उसके लिए सही सिस्टम क्या है? स्टार्ट, उसके बाद माई कंप्यूटर, या स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, या स्टार्ट एडोब रीडर, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर को क्लिक करना पड़ता है,
या स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एक्सेसरीज फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसका जो सही प्रोसेस क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है, अगर किसी भी एप्लीकेशन को पर्टिकुलर इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी कि जिसमें ई लिखा रहता है, कुछ इस तरीके का गोला बना रहता है, उसको रन करने के लिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले स्टार्ट को क्लिक करते हैं, फिर ऑल प्रोग्राम में जाते हैं, देन उसमें जो आइकन होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर का उसको क्लिक किया जाता है, देन इंटरनेट एक्सप्लोरर खुल जाता है। और लेटेस्ट में ये है, इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया है, ठीक है ना, ये याद है। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर अब इसको वापस ले लिया है, इसकी जगह पे माइक्रोसॉफ्ट EDGE एज लॉन्च किया है, जिसमें कि अपन वेब ब्राउज करते हैं। ये वेब ब्राउजर है अभी लेटेस्ट अपडेटेड, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह पे माइक्रोसॉफ्ट एज ये रिप्लेस हुआ है। अगला क्वेश्चन, एक मल्टीमीडिया वेबसाइट पर एनालॉग वीडियो का प्रयोग करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? वेबकैम, वेब कैप्चर कार्ड, वीडियो कैप्चर कार्ड, डिजिटल कैमकॉर्डर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो बी इज द करेक्ट आंसर, वीडियो कैप्चर कार्ड, ठीक है ना, जिससे कि ये जो मल्टीमीडिया वेबसाइट्स है उसमें एनालॉग वीडियो जो कंट्रोल होते हैं वो वीडियो कैप्चर कार्ड से होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट एसेसरीज फॉर एनालॉग वीडियो कैप्चरिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइपरलिंक ए केवल टेक्स्ट में प्रयोग कर सकता है, केवल ग्राफिक का प्रयोग कर सकता है, केवल इसमें ग्राफिक या टेक्स्ट में किसी का भी प्रयोग कर सकता है, वेब पेज पर प्रयोग नहीं लाया जा सकता है। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, ग्राफिक भी कर सकता है और टेक्स्ट दोनों ही, ठीक है ना, दोनों में ही हाइपरलिंक का उपयोग किया जा सकता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। वो कैसे? अगर कहीं पे टेक्स्ट बना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वेब पेज बना हुआ है, ठीक है ना, इसको अगर हाइपरलिंक कर सकते हैं, देन वी कैन, अगर इसको क्लिक करते हैं तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट या पर्टिकुलर पेज को ओपन कर देता है। या फिर कहीं पे कोई इमेज बनी हुई है, ठीक है ना, इमेज बनी हुई है और उस इमेज पे भी अपन अगर हाइपरलिंक करते हैं और उसको भी अगर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में भी वो, उसके बावजूद वो पर्टिकुलर पेज वहां से खुल जाता है। यानी कि किसी इमेज को भी हाइपरलिंक किया जा सकता है और किसी टेक्स्ट को भी हाइपरलिंक किया जा सकता है। तो बोथ आर द करेक्ट पार्ट ऑफ द हाइपरलिंक। अगला क्वेश्चन आ गया, वेब पेज पर एक व्हाइट स्पेस बहुत बड़ी फाइल बनाता है, अव्यवस्थित दिखाई देता है, पेज को पढ़ने और प्रयोग करने के लिए में आसान बनाता है, केवल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम द्वारा बनाया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताता है। तो इसमें से सही उत्तर है, पेज को पढ़ने और प्रयोग करने के लिए आसान बनाता है। वेब पर जो व्हाइट स्पेस है, मतलब ये रीडेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है ना, करेक्ट। अगला क्वेश्चन आ गया, एक वेब डिजाइनिंग टीम स्टोरी बोर्ड के लिए किस लिए प्रयोग करेगी? स्टोरी बोर्ड को किस लिए प्रयोग करेगी? वेबसाइट को प्लान करने के लिए, वेबसाइट ऑडियंस के इंटरव्यू के लिए, बजट और शेड्यूल तैयार करने के लिए या वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए? तो कौन सा आंसर इसका सही होगा? जो स्टोरी बोर्ड है वो किसके लिए उपयोग होता है? तो वो होता है वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, ठीक है ना। डिजाइन जब किसी भी वेबसाइट को इनिशियली डिजाइन किया जाता है तो एक स्टोरी बोर्ड, मतलब कि एक पर्टिकुलर उसका प्लान आउट तैयार करते हैं कि क्या क्या उस पर्टिकुलर वेबसाइट में डिजाइन करना है। तो इसलिए उसमें एक वेबसाइट प्लान करने के लिए स्टोरी बोर्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, अगर आप सीधे वेब पेज पर जाते हैं जो कि वेबसाइट के लिए होम पेज नहीं है, अगर आप वेब पेज पर जाते हैं और वेबसाइट के लिए वो होम पेज नहीं है तो क्या है? आप नेक्स्ट बटन से बारंबार क्लिक करने के लिए होम पेज को प्राप्त कर लेंगे। जिस पेज पर विजिट कर रहे हैं उससे आप होम पेज प्राप्त नहीं कर सकेंगे, या फिर होम पेज को प्राप्त कर सकते हैं वेब जो ब्राउजर एड्रेस एरिया है, डोमेन नेम की दाएं दिशा में सभी कैरेक्टर को मिटाकर फिर एंटर दबाएंगे, या फिर उपयुक्त कोई नहीं। बताइए इसमें से सही आंसर क्या है? क्लियर हो गया आपको? तो इसका जो सही आंसर है, देखिए आपको होम पेज क्या करना है, इसमें वेब पेज के होम पेज पर जाना है। होम पेज पर नहीं और उस पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको होम पेज को प्राप्त कर सकते हैं, पर वेब ब्राउजर के एड्रेस के डोमेन नेम तक
दाएं दिशा पर, ठीक है ना, करेक्टर को मिटा दीजिए, उसके बाद में एंटर दबा दीजिए। यानी कि पर्टिकुलर अगर वो वेबसाइट का http://www.xyz.com/part/b/c है, ठीक है ना। तो इसमें आपको होम पेज कौन सा है, दिस इज कॉल्ड द होम पेज, इसको होम पेज बोलते हैं। यानी कि जो वेबसाइट का डोमेन नेम होता है .com तक, ये होम पेज कहलाता है। उसके बाद में ये पूरा का पूरा अलग पार्ट कहलाता है। अगर आपको होम पेज पे जाना है तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, इसको आपको, ठीक है ना, बैक स्पेस से या फिर डिलीट बटन दबाकर सेलेक्ट करना है और डिलीट बटन दबाकर इसको इरेज कर देना है। जैसे इरेज करेंगे और यहाँ तक पहुंचेंगे, ठीक है ना, जैसे ही आप इसको इरेज करेंगे ये पूरा का पूरा अब इरेज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे इरेज होगा तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे आप। जैसे यहाँ तक पहुंचेंगे देन उसके बाद में आपको जो एंटर बटन है इसको क्लिक करना है, देन यू विल गो टू द होम पेज। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर को आपस में जोड़कर जो संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं, बताइए। लैन, टोपोलॉजी, स्टार नेटवर्क या फिर मैन। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से, दूसरे कंप्यूटर को तीसरे कंप्यूटर से जब जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं टोपोलॉजी, ठीक है ना। जो संरचना बनती है उसको टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। वन टू अनदर, अनदर टू अनदर, अनदर टू अनदर, अनदर टू अनदर, दिस इज कॉल्ड द टोपोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है, लैन, वैन, मैन या फिर कैन। तो इसका आंसर क्या है, सिंपल आंसर है, इसका आंसर है वैन, दिस इज द करेक्ट आंसर। वैन मतलब वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, WORLD, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। जो इंटरनेट होता है पूरी की पूरी विश्व को एक साथ कनेक्ट करने का जो मकड़ जाल है उसको बोलते हैं इंटरनेट। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठा, सात, आठ, नौ, 10, इस तरीके से वो कनेक्ट होता है। तो दुनिया में कहीं से भी कनेक्शन करने के लिए इसको बोलते हैं वैन, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, ओके। अगला क्वेश्चन है, किसी नेटवर्क टोपोलॉजी में मुख्य नोड फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है, किसके कारण, ट्री, बस, स्टार या फिर रिंग। कौन सा नेटवर्क है, किस नेटवर्क के द्वारा ये हो जाता है, बताइए। तो इसका आंसर है स्टार, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसको आपको ऐसे ही याद करना है, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, रट लेना है आपको। ज्यादा अंदर घुसेंगे तो इट विल बी क्रिएट मोर कंफ्यूजन, ओके। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित ग्राफिक्स प्रीफिक्स एक्सप्रेशन का मान निर्णय करें, ठीक है। यहां पर ऑप्शन पूरा नहीं है, क्वेश्चन को अपन कंप्लीट करते हैं। इसमें क्वेश्चन जो है वो है ++26 +-1324, ये ग्राफिक एक्सप्रेशन है और इसको कंप्लीट करने के लिए बताया है। तो इसका आंसर क्या होगा ये क्लियर करना है। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो इसको क्या ना, कंप्यूटर के जो कैलकुलेटर है उस पर क्लिक करना है और कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसमें प्लस प्लस दिया है 26 और फिर +-1324 दिया है। तो इसका जो सही आंसर है एग्जैक्ट अगर आप निकालेंगे तो इट विल कम टू द 15। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन आ गया 24 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें पूछा है WWW होता है, क्या होता है, होलो वर्ल्ड वेव, वर्ल्ड वाइड वेव, वर्ल्ड वाइज वेव या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है वर्ल्ड वाइड वेव, वर्ल्ड वाइड वेव, वर्ल्ड वाइड वेव, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेव कहलाता है फुल फॉर्म ऑफ WWW। किसी भी वेबसाइट्स पर, ठीक है ना, HTTP के बाद में जब WWW
W होता है, फिर उसके बाद में xyz.com होता है. That means that websites is called a world wide web. That means in any one of the country inside the world, कहीं पे भी we can open through the internet. अगर कोई वेबसाइट है तो कहीं पे भी जाके अपन इसको ओपन कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वर्ल्ड में कहीं पे भी इसको ओपन किया जा सकता है. ठीक है, तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ www. तो ये थे पूरे के पूरे 24 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने रखे. वीडियो के कमेंट करके आप मुझे बताएं वीडियो कैसा लगा. वीडियो को लाइक करें, साथ में वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि अन्य सभी परीक्षार्थी जो कि जिसमें कि कंप्यूटर जीके पूछा जाता है वो सभी देख पाएं. ठीक है ना. वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज रेगुलर आ रही है, रोज आ रही है, रोज एक वीडियो में लेके आ रहा हूँ. पीपीएससी व्यापम्स के जितने भी एग्जाम हैं, स्टेट पीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, बैंक पीओ है ना, आईबी के एग्जाम्स हैं, यहाँ यहाँ पूछा जाता है, उसके लिए कंप्यूटर जीके बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे विद्यार्थी लगातार मेरी इस सीरीज के साथ में जुड़े रहें. मेरा स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे वीडियोस लगातार मिलेंगे. डिफरेंट टॉपिक पर आपको स्टडी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, आपको हर चीज हर जानकारी देने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स की पूरी तैयारी उस प्लेटफॉर्म पर कर सकें. तो इसी के साथ अपना ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ. अगला वीडियो लेकर फिर हाजिर होऊंगा. जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.